हे एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अधोसंरचना और ऊर्जा को हम कवर करेंगे। ठीक है, अधोसंरचना और ऊर्जा को कवर करेंगे। तो देख लेते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो ये है। हाँ, देखिए यूपी में बनेगा अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क। ठीक है तो यूपी में क्या बनेगा? अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क। तो यूपी सरकार ने अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल जो है पावर पार्क की स्थापना के लिए किसको यूपी नेडा, ठीक है, यूपी नेडा और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के बीच संयुक्त उपक्रम कर दिया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया है। और अब जो है ये 600 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। बस आपको यही याद रखना है, 600 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। देखिए यूपी सरकार ने हर्बल रोड प्रोजेक्ट को लागू किया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हर्बल रोड प्रोजेक्ट क्या है? हर्बल आपको पता होगा कि जो हमारे हर्ब से संबंधित है। हर्ब मतलब जानते हैं, शर्ब तो अलग चीज़ होती है। शर्ब क्या होता है? जो झाड़ियाँ होती हैं जिसमें कोई काम की चीज़ नहीं होती है। ठीक है, हर्ब्स मतलब होते हैं ऐसी झाड़ियाँ जिसमें काम की चीज़ें होती है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हर्बल रोड बनाने की बात की है। 800 किलोमीटर की सड़क होगी, उसके दोनों किनारों पे जो ये हर्बल रोड बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसी जो है सड़कें के दोनों किनारे औषधीय मूल्यों के पौधों का रोपण किया जाएगा। जो मेडिसिनल वैल्यू के जो पौधे होंगे उनका रोपण किया जाएगा। इन औषधीय पेड़ पौधों में नीम, पीपल, सहजन आदि शामिल होंगे। तो नीम का तो हमें पता ही है, लेकिन सहजन का शायद आप कम लोग को आइडिया। तो सहजन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक हमारा हर्ब है। एक ऐसा प्लांट है जिसकी पत्तियां भी और जिसके छाल भी, ये सारी चीज़ें हमारे बहुत सारे जो है डिजीजेस को क्योर करने के लिए काम आती है। इवन बहुत ज़्यादा एमिनो एसिड्स होता है इसमें। अगर आप वो देखें क्या कहते हैं इसको, जब धान होता है, धान को जब रोपते हैं ना, वो छोटा छोटा धान होता है जब, ठीक है ना, तो उस धान को अगर हम उसको पीस के उसका लें, तो इवन पतंजलि वगैरह में तो यूज़ भी किया जाता है इसको। तो वो बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड होता है उसमें, जो हमारी बॉडी को ज़रूरी रूप से जितना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आयुर्वेदा की चीज़ें जो हमें जानना चाहिए। ठीक है, ये हमारी धरोहर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी दी। ठीक है, तो देखिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उन्होंने मंजूरी दे दी है हवाई अड्डा बनाने के लिए। ठीक है, कुशीनगर एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थल है। आप सभी लोग को पता है कुशीनगर बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थस्थल है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप बता दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, महापरिनिर्वाण के लिए ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड नहीं, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, म्यांमार, जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री हैं वो सारे लगभग 200 से 300 श्रद्धालु जो है हर दिन कुशीनगर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। ठीक है, हर दिन जो है आते हैं ये 200 से 300 श्रद्धालु। तो ये एयरपोर्ट यहाँ पे बनना बहुत ज़रूरी भी था। नेक्स्ट हमारा है वेब पोर्टल या ऐप के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रवासी श्रमिकों के लिए यूपी में साथी ऐप जो है बनेगा और आभा ऐप बनेगा। ठीक है, कौन सा साथी ऐप बनेगा? ठीक है, साथी बनेगा आभा ऐप, सॉरी साथी ऐप नहीं है ये, आप थोड़ा सा मिस्टेक हो, आप ध्यान से समझिएगा। यूपी में प्रवासी भारतीय श्रमिकों का, प्रवासी जो श्रमिक है उनके लिए साथी बनेगा आभा ऐप। ठीक है, मतलब आभा ऐप जो है उनके लिए हेल्प करेगा, किसके लिए? प्रवासियों के लिए। अब देखिए कोरोना के टाइम में लॉकडाउन के कारण यूपी के में वापस लौटे प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलंबी बनाने की सहायता देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा, क्या स्वावलंबी बनाना, रोजगार देके उन्हें व्यावसायिक शिक्षा और कौशल जो है प्रदान कराना, ये उनको आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो ये आभा जो ऐप है, आभा मतलब आ से आत्मनिर्भर, भ से भारत, तो इसको आत्मनिर्भर भारत टोटल है ये आभा। ठीक है, तो एक ऐप तैयार किया गया है। इससे क्या हो जाएगा कि श्रमिकों के कौशल की जांच होगी। ठीक है, और प्रवासी ऐप अपने हुनर की जानकारी अपलोड कर सकेंगे, उसके माध्यम से कौशल प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण भी करा सकेंगे। जैसे ही उनके लायक कोई जॉब होगी वो उनको जो सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कई कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जाएगा, कितने स्किल हैं उनके पास, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए प्रवासी राहत मित्र ऐप क्या होता है? प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ 8 मई 2020 को प्रवासी राहत ऐप, ठीक है, प्रवासी राहत ऐप का भी लोकार्पण किया इन्होंने। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य ये है कि अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में, अन्य मान लीजिए बिहार से, MP से, कहीं से भी लोग आते हैं, महाराष्ट्र से, कहीं से भी आते हैं। ठीक है ना, तो इनसे जो यहाँ से अन्य प्रदेशों से आने वाले लोग हैं यूपी में, उन प्रवासी जो नागरिक हैं को सरकारी योजना का लाभ मिले। ठीक है, उनको सरकारी योजना का लाभ मिले, उनके स्वास्थ्य की निगरानी एवं विशेषकर उनके कौशल के लायक भविष्य में नौकरी एवं आजीविका प्रदान करने में मदद मिले। तो देखिए जैसा यूपी गवर्नमेंट करे ऐसा और जो है जो स्टेट्स हैं उनको भी करना चाहिए। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि कोविड-19 के टाइम पे कितने सारे जो हमारे मजदूर थे, वो चाहे वो किसी भी स्टेट के रहे हों, तो कुछ जो गवर्नमेंट्स थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक कर रही हैं उनके साथ भी, तो ये कहीं से भी उचित नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ
पे प्रवासी राहत मित्र ऐप में ऐसा होगा कि जो दूसरे जो है स्टेट से आए हुए लोग हैं, जो है आपके मजदूर हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सरकारी योजना में लाभ के लिए, उनके जो है और विशेष जो उनके कौशल के लायक उनके भविष्य में जो है उनको नौकरी या आजीविका प्रदान करने में मदद करेगा ये राहत जो है मित्र ऐप। ठीक है, ये प्रवासी लोगों के लिए है। और एक हमारा जो और ऐप था इसके पहले वाला, ये जो है आभा ऐप जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए, जो हमारे स्टेट के ही लोग होंगे जो वापस आ रहे हैं स्टेट से, उनके लिए है ये। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया चिकित्सा सेतु ऐप। ठीक है, तो देखिए क्या है ये, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 मई 2020 को चिकित्सा शिक्षा विभाग, ठीक है, चिकित्सा शिक्षा विभाग के मोबाइल ऐप चिकित्सा सेतु, चिकित्सा शिक्षा विभाग के मोबाइल ऐप चिकित्सा सेतु का लोकार्पण कर दिया है। और इस शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप चिकित्सा सेतु जो है देश का पहला चिकित्सा शिक्षित प्रशिक्षित ऐप है ये। ठीक है, ये क्या करेगा, ये ऐप जो कौन युवा IAS प्रशांत शर्मा, KGMU चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया है। तो एक जो है युवा IAS हैं प्रशांत शर्मा जी, और बाकी जो है KGMU और जो है चिकित्सा शिक्षा विभाग के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया है। यह जो ऐप है वो, ये ऐप जो है वो कोविड-19 के संक्रमण से बचाव करने के लिए किया जाएगा। और इसमें कोरोना वॉरियर्स जो है, आप जानते हैं कौन है कोरोना वॉरियर्स, चिकित्सकों और पैरामेडिकल व नर्सिंग स्टाफ या सफाई कर्मियों जो हैं उनके लिए तैयार किया गया है ये। ठीक है, तो ये उन्हीं के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है आयुष कवच एप्लीकेशन। ठीक है, आयुष कवच एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए यूपी गवर्नमेंट ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया जाएगा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया जाएगा। इसमें कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया की प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाएगा। एप्लीकेशन में कुछ अवयव हैं जिनमें औषधीय जो गुण हैं, ठीक है, औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को आयुष क्षेत्र में विशेषज्ञों की सलाह पर भी सलाह लेने की भी सक्षम बनाता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये जो ऐप होगा वो जो है उपयोगकर्ताओं को आयुष क्षेत्र के विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए भी जो है वो सक्षम बनाएगा। ठीक है, आयुष जो क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनके सलाह लेने की भी जो है उनको कैपेबल बनाएगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है, हाँ नेक्स्ट हमारा है उद्योग निवेश। ठीक है, उद्योग निवेश की बात करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप पॉलिसी को 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो देखिए स्टार्टअप के अनुकूल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में स्टार्टअप नीति 2020 की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब क्या होगा कि राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की मदद से तैयार किया जाएगा। नीति आयोग राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की मदद से स्टार्ट किया जाएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं हाँ नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड। ठीक है, तो क्या है, योगी आदित्यनाथ जी ने 20 मई 2020 को स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया। इस फंड का आकार जो है 1000 करोड़ रुपए का होगा, जिससे सभी तरह के उद्योगों का स्टार्टअप कितना होगा, फंड 1000 करोड़ रुपए का होगा, जिससे सभी तरह के उद्योगों का स्टार्टअप खोलने में युवाओं को खास मदद मिलेगी। ठीक है, सभी तरह का उद्योग खोलने में युवाओं को खास मदद मिल पाएगी। नेक्स्ट हमारा है मुख्य बिंदु, देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के लिए भारतीय लघु उद्यम बैंक सिडबी, ठीक है, सिडबी है ना, सिडबी क्या है, भारतीय लघु उद्यम बैंक है ये। इसके साथ जो है करार के साथ ही फंड की पहली किस्त के रूप में 15 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। फंड की पहली किस्त के रूप में 15 करोड़ रुपए की जो है धनराशि दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के माध्यम से राज्य में स्थापित सभी क्षेत्रों के स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के माध्यम से राज्य में स्थापित सभी जो है सभी क्षेत्रों के स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला राज्य है। ठीक है, स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। तो यूपी जो है स्टार्टअप फंड प्रदान करने वाला पहला जो है राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, अब ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति क्या है। देखिए
ये विनिर्माण नीति जो है वो स्टार्ट हो गई है 19 अगस्त 2020 से। इसका 5 जो है लक्ष्य जो है इसका 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश करना है। 5 इयर्स में कितना 40,000 जो है हज़ार करोड़ रुपए का निवेश करना। इस नीति का उद्देश्य बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों का विकास करना। देखिए तो जो हम यूपी में अगर देखें तो जो अधिक पिछड़े क्षेत्र हैं वो बुंदेलखंड और पूर्वांचल जो हमारे हैं, ठीक है, वो क्षेत्र हैं। और विकास करना और प्रदेश के एक वैश्विक जो है इलेक्ट्रॉनिक हब बनाना है, ठीक है। तो कौन कौन सा एरिया है? बुंदेलखंड और जो है पूर्वांचल क्षेत्रों का विकास करना और जो है एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाना है, ठीक है। तो इस नीति के तहत राज्य सरकार 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर जो है स्थापित करेगी। ठीक, क्या करेगी? इस नीति से राज्य सरकार 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करेगी। ये क्लस्टर चिकित्सा उपकरण क्या करेगी? 3 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करेगी। इसमें जो क्या होगा? चिकित्सा उपकरण, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, मोबाइल विनिर्माण, रक्षा और IT हार्डवेयर पर केंद्रित होंगे ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और माइक्रोसॉफ्ट ने किया यूपी में बड़े निवेश का ऐलान, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आप जानते हैं बहुत बड़ी IT कंपनी है। इन्होंने यूपी जो है में बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। ये अपने प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 4,000 लोगों की क्षमता का कैंपस बनाएगी। क्या करेगी कंपनी? जो है प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 4,000 लोगों की जो है लोगों की क्षमता के कैंपस बनाएगी। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने यूपी में विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी हब बनाने पर अपनी सहमति दे दी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने यूपी में विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी हब बनाने की। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जो है वो हैदराबाद और बेंगलुरु में इसका कैंपस है। कहाँ पे है? हैदराबाद और बेंगलुरु में। हैदराबाद में 5,000 और बेंगलुरु में 2,000 लोगों की क्षमता का कैंपस है, लेकिन हमारे नोएडा में 4,000 लोगों के कैंपस जो है बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनी नई संस्था इन्वेस्ट यूपी, ठीक है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूपी में इन्वेस्ट करा जाए, तो इसके लिए एक जो है आपकी संस्था बनी है इन्वेस्ट यूपी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश से इन्वेस्ट यूपी का गठन किया गया। एजेंसी के गठन को 10 जून 2020 को CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये हुआ है। कैबिनेट की एक जो है गठन ने मंजूरी दे दी है। अब क्या है? इन्वेस्ट यूपी में एजेंसी के जरिए प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों को कम समय में तमाम सुविधाएं, ठीक है, जो निवेश करेगा वो थोड़े समय में ज़्यादा सुविधाएं उनको NOC मिल जाएगी, ठीक है ना, NOC मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद है NOC क्या होता है उसका फुल फॉर्म आप बता दीजिए मुझे। इसका एक फ़ायदा यह भी होगा कि निवेश की जटिल प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी, ठीक है। जो टफ सिचुएशंस थी पहले, जिसकी वजह से लोग जो है हेजिटेट करते थे, जब रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा जो है थोप दिया जाता है तो कंपनीज भी हेजिटेट करती हैं। ऐसे ही नेशनल लेवल पे बहुत सारे सुधार किए जा रहे हैं और इस पर भी किए जा रहे हैं, ठीक है ना। लॉजिस्टिक नीति आपने अगर पढ़ा होगा तो लॉजिस्टिक नीति में भी ऐसे बहुत सारे सुधार किए गए हैं, ठीक है। और हमारा जो इसमें बहुत सारे अभी हम लोग पढ़ेंगे, शायद हमने कवर भी कर लिया है इंडेक्स वगैरह, तो उसमें देखिएगा हमने जो छलांग लगाई है वो जो है हमने इसी वजह से लगाई है कि हमने जो आपका ये जो हमने बहुत सारे अपने नियम हैं उसको जो हमने क्या किया? डाइल्यूट किया है, ठीक है। तो प्रमुख पहल और अभियान के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। लॉकडाउन में महानगरों से उत्तर प्रदेश वापस आए मजदूरों और कामगारों को के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून 2020 को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू करते हैं। कौन सा? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। किसने शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। तो क्या है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, ठीक है। अब देखिए केंद्र में मोदी सरकार की इस योजना में वापस लौटे हुए मजदूरों को रोजगार देने, उनको स्थायी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और औद्योगिक जो है संस्थानों उनके साथ जो है पार्टनरशिप कर रोजगार का अवसर बढ़ाने के लिए सारी बातें की गई हैं। ये कौन सा हमारा था? ये हमारा है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, ठीक है। क्या है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। खेल खिलाड़ी की बात करते हैं तो देखिए हमारे जो है पूनम यादव को मिला अर्जुन अवार्ड। किसको? पूनम यादव को मिला है अर्जुन अवार्ड। क्या मिला है? पूनम यादव को अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है। पूनम यादव को मिला है अर्जुन अवार्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ताजनगरी की क्रिकेटर पूनम यादव है। ताजनगरी कहाँ पे? आपको जो पता है ताजनगरी की क्रिकेटर जो है पूनम यादव, उन्हें 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति भवन में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया। इस पुरस्कार पाते ही पूनम जो यादव है अर्जुन अवार्ड पाने वाली देश की 54वीं 54th क्रिकेटर बन गई है, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है ना। हम यूपी से हैं तो ये जान लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो पूनम यादव
जो हैं ये अर्जुन अवार्ड पाने वाली देश की 54वीं क्रिकेटर बन गई है। मुजफ्फरनगर बनेगा देश का पहला आदर्श खेल गाँव। इंपॉर्टेंट है ये। देखिए खिलाड़ियों के प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, ग्रामीण जो है क्षेत्र की प्रतिभाओं को खेल का मंच उपलब्ध कराने के मकसद से उत्तर प्रदेश, कौन सा, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आदर्श खेल गाँव बनाया जाएगा। ठीक है, यूपी के जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आदर्श खेल गाँव बनाया जाएगा। ठीक है, आदर्श खेल गाँव बनाया जाएगा। खेल के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था स्पोर्ट्स अ वे ऑफ, क्या है, स्पोर्ट्स अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, स्पोर्ट्स अ वे ऑफ लाइफ ने IIMT गाजियाबाद के सलाहकार के रूप में मुजफ्फरनगर में बहादुरपुर और खेड़ी वीरान गांव को आदर्श खेल ग्राम बनाने चुना। कौन से, बहादुरपुर और खेड़ी वीरान। ठीक है, खेड़ी वीरान, बहादुरपुर और खेड़ी वीरान गांव को आदर्श ग्राम जो है खेल ग्राम बनाने के लिए चुन लिया गया है। अब नेक्स्ट है सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो इम्पोर्टेंट है ये। कौन है ये, सौरभ चौधरी हैं और इन्होंने 63rd राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। तो देखिए शीर्ष निशानेबाज सौरभ चौधरी ने हाल ही में 63वीं, कौन सी, उत्तर प्रदेश में है ये, 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। ठीक है, दूसरे स्थान पर रहे सरबजोत सिंह, क्या नाम है इनका, सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह जो है इनका पॉइंट आपको जानना नहीं है। और जबकि दुनिया के दूसरे नंबर पे अभिषेक वर्मा ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, सॉरी हेलो, हाँ सॉरी, मेरी थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम है गले में, इसलिए आपको तकलीफ हो रही होगी, तो इसके लिए आप क्षमा करिएगा प्लीज़। तो आप देखिए इसमें जो है मैंने क्या बताया था कि जो सौरभ चौधरी जी हैं उनको 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की 10वीं एयर पिस्टल जो है स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया इन्होंने। ठीक है, दूसरे स्थान पे अगर देखें तो सरबजोत सिंह रहे हैं और इन्होंने स्कोर जो है हासिल करके दूसरा स्थान, जबकि दुनिया के दूसरे नंबर के अभिषेक वर्मा ने कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ पे तीसरे स्थान पे रहे अभिषेक वर्मा ने, और ये दुनिया के दूसरे नंबर के जो हैं शूटर हैं। ठीक है, निशानेबाज हैं। नेक्स्ट हमारा है योजनाएं और कार्यक्रम। ठीक है, तो बाल श्रमिक विद्याधन योजना, बाल श्रमिक विद्याधन योजना। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश ने 12 जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पे, और कब है ये आपका जो है 12 जून 2020 को है ना, 12 जून को है निषेध दिवस पर बाल श्रमिक विद्याधन योजना की शुरुआत की है। यह जो है अभी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 12 जून को क्या है, तो 12 जून को जो है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस, ये जो दिवस वगैरह आते हैं ना तो यहीं से रिलेट करके आ जाते हैं, कहीं योजना, कहीं कुछ, कहीं कोई चीज़ है ना, उसका उद्घाटन और कुछ ऐसा। तो जो है बाल श्रम निषेध दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर श्रमिक विद्याधन योजना की शुरुआत की है। योजना में क्या होगा, चयनित जो बच्चे उनकी पढ़ाई का जो खर्च होगा वो जो है गवर्नमेंट उठाएगी। लड़कों को जो है महीने में 1000 रुपये और लड़कियों को 1200 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, 1000 लड़कों को, 1200 लड़कियों को, हाई स्कूल पास करने तक उन्हें यह सहायता दी जाएगी। 10th पास जब तक करेंगे तब तक ये जो है सहायता उनको दी जाएगी। यदि बच्चे 8 और 9 और 10 पास करें तो उन्हें हर कक्षा पास करने पर 6000 रुपये अतिरिक्त मिलेगा। ठीक है, 8, 9, 10 पास करते 6000 रुपये उनको मिलेगा। नवीन जो है रोजगार छतरी योजना, इंपॉर्टेंट है ये नवीन रोजगार छतरी योजना। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 18 जुलाई 2020 को नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। किसका, नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को, किसके लिए, अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को आर्थिक मदद देकर उन्हें स्वावलंबी बनाना। छतरी मतलब सोच देना, पानी से बचाता है, तो इसीलिए जो छतरी योजना है वो गरीबों को जो है बचाना है। गरीब लोग जो है उनको आर्थिक मदद देके, वो आर्थिक मदद जो छतरी होगी उनके लिए, तो इससे उनको जो है क्या बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। तो याद है आपको नवीन रोजगार छतरी योजना। ठीक है, अब हमारा है कौशल सतरंग योजना। ठीक है, कौशल सतरंग योजना क्या है, तो देखिए महत्वाकांक्षी कौशल सतरंग योजना की शुरुआत कर दी गई है और इसके अंतर्गत नगरों के साथ ही गाँव गिराव में निवास करने वाले प्रशिक्षित युवाओं को उनकी दक्षता के अनुसार रोजगार दिलाना। तो कौशल सतरंग योजना भी है गांव के लोगों को जो है नगरों के साथ ही, ठीक है, नगर तो है ही, उनके साथ ही गांव में भी जो लोग हैं उनको जो है क्या करना है, रोजगार जो है दिलाने की बात की गई है। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारा है बीसी सखी योजना, ठीक है। बीसी सखी योजना, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बैंकिंग करस्पॉन्डेंस सखी योजना, ठीक है, किसके लिए? महिलाओं को रोजगार जो है प्रदान कराने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीसी सखी योजना, ठीक है। बीसी सखी योजना का शुरुआत किया है, कौन सा? बीसी सखी योजना का शुरुआत किया है, ठीक है। तो ठीक है, तो इन्होंने बीसी सखी योजना का शुरुआत जो है किया है, ठीक है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए सखी की तैनाती की जाएगी, ठीक है। तो ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाएं, ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए सखी जो है क्या किया जाएगा? सखी की तैनाती की जाएगी, ठीक है ना। किसके लिए है ये जो है बैंकिंग करस्पॉन्डेंस सखी योजना है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंस सखी योजना है। ग्रामीण इलाकों में सेवाएं पहुंचाने के लिए सखी की तैनाती की जाएगी। यह लेन देन पूरी तरीके से डिजिटल होगा, ठीक है, ये डिजिटल फॉर्मेट में होगा। और ये सखी योजना के लिए 430 करोड़ रुपए बजट में रखा गया है, ठीक है, 430 करोड़ रुपए। और नेक्स्ट हमारा है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, ठीक है, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। क्या है? किसानों के लिए याद रखिएगा, किसानों के लिए एक बड़ी सामाजिक जो है योजना है। और क्या नाम है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना। अब इसके तहत जो है किसानों को खेती करने के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है उनकी, खेती, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खेती के दौरान अगर उनकी मृत्यु होती है सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। कितने का? 5 लाख रुपीज उनको मुआवजा देगी। 60% से अगर कोई अधिक विकलांग हो जाता है तो उनको 2 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, ठीक है। अगर मृत्यु हो जाती तो 5 लाख, अगर 60% से अधिक विकलांगता आ जाती है तो अधिकतम 2 लाख रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, ठीक है। क्या है? मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। तो देखिए ये जो है इसमें जो है क्या किया गया है, इसको भी मंजूरी मिल गई है, कहाँ से? मंत्रिमंडल से, ठीक है। अब ये क्या है कि मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में देश के प्रत्येक, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक पर्यटन स्थल का सतत विकास एवं संवर्धन किया जाएगा, ठीक है। एक पर्यटन स्थल का सतत विकास एवं संवर्धन किया जाएगा, ठीक है। और हमारा है सेफ सिटी योजना, ठीक है। सेफ सिटी योजना क्या है? केंद्र सरकार की सेफ सिटी योजना में अभी सिर्फ लखनऊ शामिल है, ठीक है। सेफ सिटी योजना में कौन है? सिर्फ अभी लखनऊ शामिल है, लेकिन यूपी सरकार प्रदेश के अन्य 17 जो अन्य शहर है उनको भी लागू करेगी सेफ सिटी योजना, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा? 97 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इस योजना में, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो सभी नगर निगम वाले शहरों की महिलाओं के लिए सेफ सिटी बनाने का इंतजाम किया जाएगा, ठीक है। सभी नगर निगम वाले, ठीक है, सभी नगर निगम वाले शहरों के लिए शहरों में महिलाओं के लिए सेफ्टी, ठीक है, महिलाओं के लिए सेफ्टी जो है सिटी बनाने का, सेफ सिटी बनाने का इंतजाम किया जाएगा। अब कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, अलीगढ़, बनारस, अयोध्या, मथुरा, शाहजहांपुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, आगरा, गोरखपुर, झांसी, बरेली भी सेफ सिटी बनेंगे। तो ये सारे लोग भी सेफ सिटी बनेंगे। एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, अगर आ जाता है ऑप्शन कोई और डाल देता है तो आप उसको जो है पॉइंट आउट करके उसको बाहर कर पाइए। फिर से देख लीजिए एक बार, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, अलीगढ़, बनारस, अयोध्या, मथुरा, शाहजहांपुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, आगरा, गोरखपुर, झांसी, बरेली, ये भी सेफ सिटी, और लखनऊ ऑलरेडी सेफ सिटी है ही, ठीक है। तो प्रमुख विधेयक और अधिनियम देख लेते हैं हम लोग। देखिए उत्तर प्रदेश लोकसभा जो है उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 6 मई 2020 को उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 मंजूरी कर ली है। क्या है ये? देखिए इसमें ये होगा कि उत्तर प्रदेश में जो दंगाई लोग थे, जिन्होंने दंगा किया था, वो जो है उनका सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग थे, जिन्होंने उसको क्षति पहुंचाई, उसमें जो है इसके लिए नियमावली बनाई गई है। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 की धारा 26 के प्रावधानों के अधीन यह नियमावली बनाई गई है, ठीक है। इस नियमावली के अंतर्गत नियम 9 में दावा अधिकरण का गठन, ठीक है। नियम 9 क्या है? इसमें दावा अधिकरण का गठन, 27 में है दावा याचिका, और 33 में है दावों की सुनवाई, 43 में है प्रतिकार की धनराशि विनिश्चित कर। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। नियम 9 में क्या है? दावा अधिकरण। नियम 27 में है दावा याचिका। नियम 33 में है दावों की सुनवाई, और नियम 43 में है प्रतिकर की धनराशि विनिश्चित करने।
हाँ, विनिश्चित करने के नियम और अधिकरण द्वारा विनिश्चित की गई क्षतियों की धन वसूली हेतु प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश 2020। क्या है? उत्तर प्रदेश, फिर से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी, ठीक है, संशोधन अध्यादेश 2020। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने 6 मई 2020 को हुई कैबिनेट में उत्तर प्रदेश किसके? उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अब देखिए इसमें संशोधन किया जाएगा, क्यों? देखिए किसानों की आय दुगनी करनी है, ठीक है, किसानों की आय दुगनी करनी है, बहुत दिन से बात चल रही है, हो नहीं रही है बस। कृषि उपज की बिक्री को सुलभ बनाना, ठीक है, जो भी उपज हो रहा है, जो प्रोडक्टिविटी जो हो रही है, जो प्रोड्यूस निकल रहा है, उसको जो है क्या करना, उसको जो है मार्केट में एक्सेसिबली पहुंचा देना और लोग जो है उसकी एक कीमत जो है, एक प्रॉपर वैल्यू हो। ऐसा ना हो कि किसान जो है अपने टमाटर ही बेचना पड़ जाए उनको। तो उनकी जो है उद्देश्यों को हासिल करने के लिए इसके तहत प्रदेश में आम, केला, लौकी, कद्दू, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, संतरा समेत 46 फलों और सब्जियों के व्यापार करने पर मंडी शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। तो मंडी शुल्क अब नहीं लगेगा इन सारे पे। तो आप टोटल जो है 46 फल हैं, आप ये देख लीजिएगा आप कितना है टोटल, 46 फल और सब्जियों पे, ठीक है। तो 46 जो है अंक याद रखिएगा, 46 फलों और सब्जियों पे जो है अब कोई जो है मंडी शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और व्यापारियों और प्रसंस्करण इकाइयों को किसान ये उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे, वो सीधे उपभोक्ताओं को भी इनका जो है बिक्री कर सकेंगे। तो उपभोक्ता को सीधे ही बिक्री कर सकते हैं या किसी जो है प्रसंस्करण इकाई या व्यापारी को भी सेल कर दें। अब देखिए उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश 2020, ठीक है। उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट। देखिए अभ्यास में क्या है, श्रम विधियों से कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट जो है अध्यादेश 2020 की मंजूरी। अभी हमने जैसे इसको देखा था, देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए इस अध्यादेश में सभी कारखानों व विनिर्माण अधिष्ठानों को उत्तर प्रदेश में लागू श्रम अधिनियमों के से 3 वर्ष की छूट के प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना। क्यों किया गया अभी हमने डिस्कस भी किया था। यह छूट कुछ शर्तों के अधीन है, जैसे बंधुआ श्रम प्रथा उत्सादन अधिनियम 1976, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन व सेवा शर्तें अधिनियम 1996 में लागू होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं। और इसके बाद हमारा है उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम अध्यादेश 2020। देखिए आदित्यनाथ की जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी अध्यक्षता में 9 जून 2020 को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई है और इसमें गोवध निवारण अधिनियम, ठीक है, गोवध निवारण अधिनियम 2020 को के प्रारूप को स्वीकृत किया गया है, ठीक है। अध्यादेश का उद्देश्य क्या है, प्रदेश में गोवध निवारण कानून 1955, गोवध निवारण कानून 1955 को और अधिक संगठित और प्रभावी बनाने के साथ गोवंशीय जो पशु हैं, ठीक है, जितने भी गोवंशीय पशु हैं उनकी रक्षा एवं गोकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को पूर्णतः रोक देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यूपी में SC/ST आरक्षण को 10 साल बढ़ाने पर मुहर। तो जो SC/ST आरक्षण है 10 साल उनको बढ़ाने पर मुहर लगाया गया है। आप अगर मेंस में क्वेश्चन लिखना चाहें तो आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर यूपी के लिए स्पेसिफिकली आप जो है मेंस लिख रहे हो या UPSC के लिए मेंस लिख रहे हो तो आप जो है इस पे आप बता सकते हैं कि जो है 10 साल की जो बढ़ाया गया है, जो अवधि बढ़ाई गई है, ठीक है, आरक्षण के लिए, क्या ये उचित है, अगर उचित है तो क्यों उचित है, ठीक है, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। अपना जो है इसके फेवर में, इसके अपोजिशन में आपको जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, आप जो है कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, ठीक है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट वही करा करिए जो रेलिवेंट हो, ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और तरीके से, या मुझसे कोई भूल चूक से कोई गलती होती हो या गलती से ही गलती हो रही हो तो आप उसको बेझिझक वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। और साथ में अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, सब्जेक्ट पे कुछ भी पूछना है तो आप जो वहाँ से लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। लेकिन आप सब्जेक्ट रेलिवेंट चीज़ें ही प्लीज़ पूछिए, ठीक है ना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और आप अगर चाहें तो मैं स्ट्रिक्टनेस में भी यही कह रही हूँ कि आप जो है रेलिवेंट चीज़ें ही पूछिए प्लीज़, ठीक है। आप कुछ जैसे किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कुछ लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल मुझे बताइएगा। मेरे पास जैसे ही टाइम होता है मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी।
ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या है कि हाँ, SC/ST आरक्षण को 10 साल बढ़ाने पर मुहर, ठीक है। 31 दिसंबर 2019 में को उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को 10 साल के लिए बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, ठीक है। संसद ने SC/ST के आरक्षण की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है, ठीक है। तो क्या किया है, जो संसद ने जो है SC/ST के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। तो ये हमारा रहा। और नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी, ठीक है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी। तो देखिए 11 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक जो है भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी मिल गई है, ठीक है। मंत्रिमंडल से भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी मिल गई है। अधिनियम का उद्देश्य भूजल स्तर में सुधार लाना, ठीक है। भूजल स्तर में सुधार लाना। यह अधिनियम सबमर्सिबल पंपों की पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। सबमर्सिबल जो पंप है, देखिए भूजल जो है स्तर वो बहुत ज़्यादा घटता जा रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जा रहा है। इसका बहुत सारा रीज़न है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने जो है फ़ायदे के लिए, अपने जो है लग्जरी के लिए ऐसे कुछ काम करते हैं जिससे वो रिचार्ज हो ही नहीं पाता, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, बारिश होती है, हर जगह सब सीमेंटेड बना हुआ है, ठीक है। इवन कोई नहीं चाहता कि हल्की सी मिट्टी भी कहीं लगे, तो हर जगह सीमेंटेड है, हर जगह टाइल्स लगा हुआ, हर जगह मार्बल लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि पानी जो है वो हमारे अंदर जो है अर्थ के अंदर नहीं जा पाता, और जो रिचार्ज का काम होता है, जो नेचुरल एक प्रोसेस है कि अर्थ अपने आप को रिचार्ज कर लेती है वो साइकिल ही जो है आके एक्सक्यूज मी, तो वो साइकिल जो है वो ह्यूमन बीइंग ने ब्रेक कर दी है, हम लोगों ने उसको तोड़ दिया है, ठीक है। तो तोड़ने की वजह से अब वो रिचार्ज हो नहीं पा रहा है, पानी पीने की समस्या हो रही है, बहुत सारे जो कंटामिनेंट्स हैं वो वाटर में मिल जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आर्सेनिक है, वाटर लेवल लो जा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये ह्यूमन बीइंग की ही जनित प्रॉब्लम है, यही लोग जो है जनरेट किए हैं सारी चीज़ों को, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी पुरानी जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं उस पर जाने की ज़रूरत है। अब हर जगह अगर हम हर जगह यही चीज़ करते रहेंगे ना, लोग वेस्टर्नाइज हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी से थोड़ा जुड़ने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो चीज़ करनी चाहिए। अब देखिए आयोग हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।